हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अर्जुन टीचिंग के अंतर्गत मैं आपको सिखाता हूं व्याकरण या फिर रचना विभाग से संबंधित चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आज आपको व्याकरण सिखाने जा रहा हूँ और वो व्याकरण में क्या है, वो है अव्यय और उसके प्रकार। बच्चों, कई लोगों ने मुझे संपर्क किया और कहा कि उन्हें अव्यय जो है समझ में नहीं आता है, बड़ा कठिन हो जाता है समझना या फिर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कई वीडियो उन्होंने अव्यय पे देखे हैं, मैं भी एक वीडियो अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ प्लस पॉइंट की तरफ से। लेकिन मैं इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा बच्चों कि आसान शब्दों में, सरल भाषा में, टेक्निकली नहीं लेकिन इस तरीके से शॉर्ट में आपको बता दूं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए परीक्षा की दृष्टि से और आप अव्यय को हल कर सकें। तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कक्षा में मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ आसान तरीके से ताकि वो उत्तर ढूंढें, लिख सकें, अंक पा सकें, वही प्रयास मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसे प्रोफेशनल नज़रिए से ना दिखा जाए और मैं कोशिश करता हूँ कि क्या मैं उसमें सफल हुआ हूँ। अगर हाँ तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो जिन लोगों ने संपर्क किया था उनके लिए और जिन लोगों ने संपर्क नहीं कर सके उनके लिए भी ये वीडियो प्रस्तुत है। अव्यय और उसके प्रकार। अब बच्चों, अव्यय की परिभाषा पहले मैं आपको बताता हूँ। अव्यय ओके, ऐसे शब्द, ध्यान देना, ऐसे शब्द जिसमें लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, कारक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से आपने सुना होगा ये। तो आदि के कारण कोई विकार नहीं आता। विकार का मतलब होता है चेंजेस। ऐसे शब्द जिसमें किसी भी रीजन से कोई चेंजेस नहीं आता उसे अव्यय कहते हैं। यह सदैव अपरिवर्तित यानी नो चेंज, अपरिवर्तित, अविकारी मतलब वही, परिवर्तन नहीं होता, या अव्यय कहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, यानी इनका जो शब्द है ये कभी बदलते नहीं बच्चों, वो कभी बदलता नहीं। जैसे देखिए, इधर, किंतु, क्यों, जब, तब, इसलिए आदि, ये शब्द कभी बदलते नहीं है। समझे? नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय क्या होता है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। व्यय मतलब खर्च, ठीक है। हम यहाँ परिभाषा में परिभाषित करेंगे कि परिवर्तन, जिनके रूप में यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग हो या वचन हो या पुरुष हो या कारक हो या काल हो, किसी भी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। यानी वो शब्द, चाहे हम स्त्रीलिंग में कोई वाक्य बोल रहे हैं, चाहे हम पुल्लिंग में कोई वाक्य कह रहे हैं, चाहे हम भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में वाक्य कह रहे हैं, चाहे हम वो एक वचन में वाक्य कह रहे हैं या बहुवचन में, उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे ना बच्चों, वो कभी बदलेंगे नहीं, वही अव्यय है। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जैसे जब, तब, अभी, अगर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। आप देख रहे बच्चों, ये जो शब्द यहाँ दिया है ना, ये शब्द ना किसी भी कारण से बदलते नहीं है। किसी भी काल में हो, किसी भी कारक में हो, किसी भी पुरुष में लिखा गया, किसी वचन, किसी लिंग में लिखा हो, बदलते नहीं। आप समझे? नहीं समझे? फिर देखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, वाक्य है, यह लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है। नेगेटिव वाक्य दिया है, आपको समझाने के लिए नेगेटिव वाक्य दे रहा हूँ मुबारक हो, लेकिन माफ करना, समझाने की दृष्टि से। बाकी सभी लड़के अच्छे होते हैं और सभी लड़कियां अच्छी होती है, अच्छा बनना भी चाहिए, अच्छा होना भी चाहिए। खैर, उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, यह लड़का अच्छा नहीं है। अभी देखिए बच्चों, ये पुल्लिंग में वाक्य है, ठीक है। दूसरा, ये वाक्य जो है सिंगुलर में यानी एक वचन में, ठीक है। अभी मैं इस वाक्य में परिवर्तन लाता हूँ, इसको मैं बहुवचन में करता हूँ। अब यह लड़का अच्छा नहीं है, अगर मैं इसको बहुवचन में करूं यानी प्लूरल में बनाऊं तो क्या होगा? ये लड़के अच्छे नहीं हैं। ये अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यह, जब मैंने सिंगुलर में वाक्य था उसको प्लूरल में किया तो ये हो गया। अच्छा, जब ये सिंगुलर में था तो अच्छा, प्लूरल में किया तो अच्छे हो गया, यानी बदलाव हो गया, ये शब्द बदल गया। लड़का, वो प्लूरल में लड़के हो गया, और है, वो प्लूरल में हैं हो गया, डॉट लग गया। लेकिन एक शब्द है यहाँ पे नहीं। जब वाक्य सिंगुलर में था यानी एक वचन में था तब भी नहीं वैसे का वैसे, और जब वाक्य प्लूरल में यानी बहुवचन में तब भी नहीं का नहीं। सब शब्द बदले लेकिन ये नहीं बदला, ये माई का लाल है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शब्द जो कभी ना बदले किसी भी हालत में, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, चाहे लिंग वचन कारक हो चाहे ना हो, वो शब्द नहीं बदलते, वही अव्यय कहलाते हैं बच्चों। आप समझ में आया? आप समझ में आना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए,
केवल नहीं, ये शब्द अपरिवर्तित यानी नो चेंजेस। तो वापस वही, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया में लिंग वचन कारक के कारण विकार या परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द होते हैं, लेकिन नहीं जैसे कुछ शब्द में अपरिवर्तन होता है, विकार नहीं होता, विकार यानी चेंजेस, तो ये अविकारी शब्द है और इन्हें ही अव्यय कहते हैं बच्चों। तो इस पूरे वाक्य में जो नहीं शब्द है ना, ये अव्यय है यानी अविकारी है, बाकी सब विकारी है, विकारी नहीं है, विकारी। तो विकारी है वो सब बदलते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये शब्द अविकारी है, इसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय या परिवर्तन ना हो। अब तो समझ में आया होगा ना? अभी भी नहीं आया ऐसे नहीं बोलना, आया? अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इससे संबंधित प्रकार करते हैं कि अव्यय जो है ना बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पर आप अटक जाते हो, अव्यय समझ में आ गया, लेकिन वाक्य में से अव्यय कैसे निकालें और अव्यय निकालने के बाद कैसे बताएं कि वो क्रिया विशेषण है, कि वो संबंध बोधक है, कि वो समुच्चय बोधक है, कि विस्मयादि बोधक है ना, ये तकलीफ आती है। तो ये तकलीफ भी आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। कैसे, मैं बताता हूँ। ये 4 प्रकार है, ये तो ध्यान रख लीजिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 4। अब कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं संबंध सूचक से स्टार्ट करूँ। वहाँ पे पहला नंबर क्रिया विशेषण का था, लेकिन मैं स्टार्ट संबंध सूचक से कर रहा हूँ, क्यों वो बाद में बताता हूँ। संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, यानी वो शब्द जिसको हम संबंध सूचक कहें, जो अव्यय यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी एक शब्द जो वाक्य के दूसरे शब्दों से अपने आप को जोड़ता है संज्ञा सर्वनाम के बाद, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद जो शब्द दूसरे शब्द से जोड़ता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। नहीं, एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण है, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। तो भालू बच्चों के साथ, अब यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के बाद के साथ रहने लगा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के बाद रहने लगा के साथ संबंध जुड़ा है के साथ। अभी उसी तरह से सर्वनाम है मैं, संज्ञा है शेर, इसके बाद है की ओर बढ़ा, तो मैं शेर की ओर बढ़ा, तो मेरा शेर से संबंध होने के लिए की ओर बढ़ाया है। उसके बाद देखिए, लड़के के पीछे कुत्ता भी आया, ठीक है, तो लड़का भी जो है संज्ञा है, कुत्ता भी सर्वनाम है, इन दोनों का संबंध जोड़ने के लिए के पीछे मैंने लगाया है, तभी वर्ड समझ में आएगा। उसके बाद है हमारे घर के पास, तो घर जो है वो संज्ञा है, नदी है, इन दोनों के बीच को जोड़ने के लिए मैंने के पास लगा है, नदी बहती है। और ये देखिए के साथ, की ओर, के पीछे, के पास। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूं। जो भी शब्द का, की, के, याद रखिए, जो भी शब्द का, की, के बाद आए वो संबंध सूचक अव्यय होता है। बस अभी तक समझ में आया आपको। अभी देखिए, के साथ, तो के बाद क्या आया, साथ, की ओर, की के बाद क्या आया, और, के पीछे, के बाद क्या आया, पीछे, के पास, के पास के बाद के बाद क्या है, पास। तो ये जो साथ और पीछे पास, ये का, की, के बाद आया है ना, बस। तो इसको अंडरलाइन करने का और लिखने का संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय, बस हो गया बच्चों। एक और है रा, री, रे, का, की, के या रा, जैसे मेरे साथ बच्चे चल पड़े, तो मेरे, रे के बाद आया साथ, तो साथ जो है ये वाला भी जो है संबंध सूचक अव्यय होगा। बस इतने ध्यान रखो, का, की, के, रा, री, रे के बाद जो वर्ड आया ना उसको पकड़ो, लिखो और सामने लिख दो संबंध सूचक अव्यय, बस आपका उत्तर हो गया बच्चों। हाँ, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी उनके बीच में आता है। जैसे अभी आप बोलोगे यार ये तो मैंने संबंध सूचक में कहा था, नहीं, देखो यहाँ पे देखो, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगर आप नहीं समझे तो उदाहरण देखिए यहाँ पे। हाँ, या देखिए, सूरज निकला, ये एक वाक्य है, प्रकाश नहीं फैला, ये दो वाक्य, इसके बीच में क्या आया, लेकिन, देख रहे हो आप। उसी तरह से लड़कों ने देखा, ये एक वाक्य है, अध्यापक आ रहे हैं, दो वाक्य, उसके बीच में क्या आया, की। वेरी गुड। राम और कृष्ण, देखो यहाँ पे वाक्य एक ही है, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन राम कृष्ण के बीच में और शब्द आया है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और कृष्ण। नहीं तो मैं ऐसे बोलता ना, राम एक ही मकान में रहते हैं, कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट कर दिया इधर, राम और कृष्ण। और उसके बाद है
सूचक हैं और दो क्योंकि इसलिए ये पद से नहीं होता, मतलब किसी से लाइन से नहीं जुड़े, ये अलग ही आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे या बाद में आएंगे, लेकिन अलग ही आएंगे। मोस्टली स्टार्टिंग में आते हैं उनका वाक्य से। लेकिन इन शब्दों से हमको पता चलता है कि उसका भाव, जैसे आनंद, डर, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, ये भाव पता चलता है इन शब्दों से। उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड आप यूज करते हो, एक्सक्लेमेशन, ओह, अरे, अरे बाबा, छी, ऐसे, वाह। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। तो ये पूरा वाक्य, लेकिन वाह, इस वाह से मुझे पता चलता है कि बंदा बड़ा खुश है भाई, इसलिए वाह बोल रहा है। अरे संकट मोचन जी आप यहाँ, अब अरे से मुझे पता चलता है कि उसका भाव पता चल रहा है कि वो हैरान हो गया, अरे। इसके बाद देखिए एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी आया है। जहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह आया ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, समझ लो विस्मयादिबोधक अव्यय है। कई बार कॉमा होता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार एक्सक्लेमेशन चिन्ह नहीं होता, कॉमा होता है, तो वो भी आप समझ सकते हो। अभी संकट मोचक जी यहाँ पे कॉमा है, लेकिन एक्चुअल वर्ड कौन सा है जिससे हमको भाव पता चलता है, वो है अरे। उसी तरह से हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया, तो दुख के भाव को प्रकट करता है। छी, ऐसी गंदगी, घृणा के भाव को प्रकट करता है। तो जो भाव प्रकट करता है वो है आपका विस्मयादिबोधक अव्यय। एक्सक्लेमेशन चिन्ह इसके पहले समझ लो, वही विस्मयादिबोधक है। आप उत्तर लिख दो, कभी कभी कॉमा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हो गया, समझ में आया। अब है यहाँ पे वाह, अरे, हाय और छी को मैंने अंडरलाइन किया ताकि समझे। अब है चौथा क्रिया विशेषण अव्यय। वहां लिस्ट में नंबर 1 था, यहाँ पे सबसे लास्ट में समझा रहा हूँ। ऐसा इसलिए बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय जो है, इसको समझने में बच्चों को बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मैं इसे अंत में समझा रहा हूँ कि जो अव्यय क्रिया की, क्रिया यानी वर्ब की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये विशेषता स्थान यानी जगह, काल यानी समय, रीति यानी जो परंपरा से चल रहा है, परिमाण यानी आपका क्वांटिटी, इससे संबंधित होती है। अब आप परेशान मत होना, आप समझेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। उदाहरण है, वहां कोई था, वहां कोई था, बहन कल आएगी, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। अब यहाँ पे देखिए, वहां, कल, धीरे धीरे, ओके, बहुत और मत, ये जो वर्ड है क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण भी ना 4 प्रकार के होते हैं। अभी आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, चिंता मत करना, मैं बता रहा हूँ कैसे। स्थानवाचक, जिसमें जगह के बारे में दी जाती है। देखिए, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये सब प्लेस के बारे में बोल रहे हैं ना ये वर्ड, इससे हमको प्लेस के बारे में पता चल रहा है ना, यहाँ, वहाँ, ओके। कालवाचक, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, आजकल, कई बार, प्रतिदिन, ये आजकल, ये सब टाइम के बारे में बता रहे हैं ना, आजकल, तुरंत, ऐसे, फास्ट, ऐसे समय है ये, ठीक है। परिमाणवाचक यानी क्वांटिटी, बहुत, अति, जरा, थोड़ा, काफी, काम, अधिक, इतना, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, तो ये क्वांटिटी, परिमाण। और चौथा है रीतिवाचक यानी जो परंपरा से चल रहे हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, अवश्य, इसलिए, हाँ, जी, यथासंभव, है ना, तो ये रीतिवाचक है। अब बच्चों, ये क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने को जो है तकलीफ होती है आप लोगों को। तो ऐसे में क्या करने का पता है, जब कोई भी वाक्य हो, ठीक है, उस वाक्य में सबसे पहले आप ये देखो कि क्या वो संबंध सूचक है, काकी की या रारी के बाद आता है शब्द, नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं पीछे आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैंने स्वाध्याय दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अवयवों का भेद पहचानिए। अभी राम के साथ यहाँ पे ऑलरेडी रेखांकित किया गया है। अब बताइए, का की के बाद जो आता है वो कौन सा होता है, संबंध सूचक ना, तो के साथ आया, इसलिए ये संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, आप दोनों लिख सकते हो, है। अच्छा, भोपाल गाड़ी जल्दी पहुंच गए। अभी जल्दी, अब बच्चों ये देखिए, क्या ये का की के बाद आया, नहीं, ओके। क्या ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, नहीं, 2 शब्दों को, संज्ञा सर्वनाम को, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी दिया, वहां पे पहुंच दिया है, तो अलग है, वो वर्ब है, और ये गाड़ी जो है संज्ञा है, तो 2 संज्ञा 2 सर्वनाम को नहीं जोड़ रहा है, ये जल्दी आया है, ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक भी नहीं होगा। क्या इसमें एक्सक्लेमेशन यानी भाव दिखाए गए हैं, जल्दी, ऐसे ऐसा जल्दी, ऐसा कोई भाव नहीं, तो ये जो जल्दी है ना, ये समय के बारे में बताया जा रहा है, यानी ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आप कालवाचक मत लिखो, क्रिया विशेषण लिख लो, बस आपका उत्तर हो गया। तो जल्दी क्रिया विशेषण, यानी जो संबंध बोधक नहीं, समुच्चय बोधक नहीं, विस्मयादि बोधक नहीं, तो बचा क्या, क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण हो जाता है। तीसरा है शाबाश, ओहो, ये तो देख के पता चल गया आपको ना, विस्मयादि बोधक अव्यय है, सबसे आसान। अगला है कमरे के अंदर, क्या होगा ये,
काकी की बात है ना, हाँ तो वेरी गुड, ये संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद है वह बीमार है, एक वाक्य, आज स्कूल नहीं आया, दो वाक्य, जोड़ दिया इसलिए से, ये बन गया समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद शोभा सिंह यहीं रहते हैं, देखो यहाँ पे वापस आके देखो, यहीं रहते हैं, तो यहीं, क्या ये जो है संबंध बोधक है, काके की बात आ रहा है नहीं। क्या ये विस्मयादि बोधक है, कोई भाव एक्सक्लेमेशन है इसमें नहीं। क्या ये दो वाक्य को जोड़ रहा है नहीं। तो बचा क्या, क्रिया विशेषण, तो यहीं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कौन सा, यहीं, प्लेस के बारे में, यहीं प्लेस, यहीं, तो ये स्थानवाचक है। आप स्थानवाचक नहीं लिखोगे, खाली क्रिया विशेषण लिखोगे तो भी चलेगा। निम्न के अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग, सबसे आसान बच्चों यही होता है, अव्यय शब्द दिए जाते हैं, इसका वाक्य बनाना है, बस हो गया। तेज, तो खुशी का समय बहुत तेज चलता है, के पीछे, हमारे घर के पीछे स्कूल है। और हर श्रृंगार और अमरुद, देखो दोनों सर्वनाम है, उसके बीच में और है, तो हर श्रृंगार और अमरुद, सॉरी संज्ञा है, दोनों के बीच में और है, पास पास खड़े हैं। ओह ओह कितना बड़ा सांप है, ओह हैरानी वाली बात। कम, ये जो है कम, देखिए क्या होगा बच्चों, परीक्षा के दिनों में कम खाओ, क्या ये संबंध सूचक है, काकी की बात आता है नहीं। क्या ये समुच्चय बोधक के दो सेंटेंस को जोड़ रहा है नहीं। तो क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि है नहीं। तो बचा क्या, क्रिया विशेषण, तो ये कम जो है क्रिया विशेषण में आएगा। रावण बहुत ज्ञानी था परंतु अहंकारी था, दो सेंटेंस, रावण बहुत ज्ञानी था एक, अहंकारी था दो, बीच में परंतु जोड़ दिया है, इसलिए आएगा समुच्चय बोधक, है ना बच्चों। क्या आपको समझ में आया, आसान है, एक दो बार वीडियो को देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके व्यवसाय माला में या आपके स्वाध्याय में इससे संबंधित 10, 12, 15, 20 प्रश्नों को हल कीजिए, आपका अव्यय एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। 4 प्रकार हैं, पहले 3 प्रकार नहीं होंगे तो चौथा क्रिया विशेषण हो जाएगा, समझ जाइए। सिंपल सा फॉर्मूला है, काकी के या रारी रे आएगा तो समझो संबंध बोधक है, दो वाक्यों को जोड़ेगा तो समझो समुच्चय बोधक है, और एक्सक्लेमेशन दिखाएगा या फिर कोई इमोशन दिखाएगा, छी अरे गंदा ऐसे, तो वो जो है अपना विस्मयादि बोधक है। और बच्चा जो क्रिया विशेषण, उसमें स्थलवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक तरीका है। तो इतना आसान है, उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर इसके बावजूद आपको कोई शंका, कुशंका, लघु शंका, नहीं सॉरी लघु शंका नहीं, लघु शंका तो कुछ और ही हो गया, हाँ कुछ भी आशंका हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और संपर्क बनाए रखिए। धन्यवाद।